एडुटेरिया करंट अफेयर्स के वार्षिक अंक 2025 के 18 प्रैक्टिस सेटों के 14वें प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की अहम भूमिका होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है तथा प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आप यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। हुरून इंडिया की परोपकारी कार्यों हेतु दानवीरों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। हुरून इंडिया की परोपकारी कार्यों हेतु दानवीरों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान शिव नादर जी को प्राप्त हुआ है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद की किस महिला को लोको पायलट का चयन किया गया है? रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद की किस महिला लोको पायलट का चयन किया गया है, उनका नाम बताना है। तो इनका नाम इंदिरा इगलपति है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इंदिरा इगलपति जी को रियाद मेट्रो के संचालन हेतु लोको पायलट के रूप में इनका चयन किया गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रमबल भागीदारी दर कितनी है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रमबल भागीदारी दर कितनी है? तो यह 37% है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों 2024 में से एक के रूप में मान्यता मिली है? तो इस कंपनी का नाम बताना है। इसका नाम है डीबीएस बैंक इंडिया। डीबीएस बैंक इंडिया अर्थात डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। यह सिंगापुर की बैंक है जिसका ब्रांच इंडिया में है और इसे महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी 2024 के रूप में मान्यता मिली है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्टों को देखें तो प्रवासी भारतीय दिवस मुख्य रूप से कब मनाया जाता है? अगर ये देखा जाए, कोई ये पूछे कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लेकिन इस कार्यक्रम का जो आयोजन होता है वो मुख्य रूप से 8 से 10 जनवरी के बीच में किया जाता है। तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो सम्मेलन है यह 8 से 10 जनवरी के बीच 2025 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। वहीं पे 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस तथा 9 जनवरी को मोदी जी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किया। और 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि की बात करें तो यह त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति अर्थात महामहिम क्रिस्टीन कार्ला कंगालू इसकी मुख्य चीफ रही है। ठीक है, और बात कर लें अगर त्रिनिदाद और टोबैगो की बात कर लें तो इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ऑफ स्पेन है। तो चीज़ों को एक बार मुख्य रूप से इनकी अतिथि कौन रही है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की अतिथि कौन रही है? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टीना कार्लो कंगालू यहाँ की ये मुख्य अतिथि रही है। इस बार का इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया गया था। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह लेह में स्थापित किया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगर समुदाय को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगर समुदाय को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया गया? तो ट्यूलिप ब्रांड को लॉन्च किया गया। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा, यहाँ पे विचार करना है इस प्रश्न में कि विश्व बैंक द्वारा समर्थित केरा परियोजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। कौन सी परियोजना है? केरा परियोजना। तो पहला कथन है यह केरल की परियोजना है। यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है यह अगले 5 वर्षों हेतु लागू किया गया है। यह कथन भी सही है। और अगला कथन है कि उद्देश्य क्या है, केरा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो रबर इलायची की उत्पादक किस्मों की पुनः खेती शुरू करने हेतु मदद लेना इस परियोजना का उद्देश्य है। तो यह कथन भी सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बाली यात्रा महोत्सव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। कौन सा महोत्सव? तो बाली यात्रा महोत्सव। चलिए एक एक कथन को देखते हैं। पहला कथन है यह एशिया महाद्वीप का
ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है। ठीक है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है यह पश्चिम बंगाल में आयोजित होती है। बाली यात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित होती है, यह कथन बिल्कुल गलत है। अगला कथन है यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित की जाती है, यह कथन सही है। इस प्रकार से कथन 1 और 3 सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केवल कथन 1 और 3 सही है। कथन 2 क्यों गलत है, चलिए इसकी जांच करते हैं। दूसरा कथन है यह पश्चिम बंगाल में आयोजित होती है, यह कथन गलत है क्योंकि इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि उड़ीसा राज्य में इसका आयोजन किया जाता है, इसलिए कथन 2 जो है गलत है तथा विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह एस जयशंकर जी के द्वारा लिखी गई है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी 606 रनों की किस टीम के खिलाड़ी ने की है, तो यह गोवा टीम के खिलाड़ियों ने यह साझेदारी की है, 606 रनों की साझेदारी की है गोवा टीम के खिलाड़ियों ने। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी 2024-25 की बात करें तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने केरल को हराकर जीता है। विदर्भ ने केरल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में समग्र रूप से किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है, तो इसमें IIS बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को इसमें प्रथम स्थान मिला है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है यह राजगीर में किया जाएगा। इसका आयोजन राजगीर में किया नहीं जाएगा बल्कि इसका समापन हो चुका है, विकल्प सी जो है फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर है। यह खेल पूरा हो चुका है। इस खेल में भारत ने साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर यह चैंपियनशिप अपने नाम किया। इसका आयोजन जो है बिहार के नालंदा जिला के राजगीर में इसका आयोजन किया गया था। बात करें इसकी शुरुआत की तो 29 अगस्त से 7 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर कौन रहा है, अर्थात एशिया 2025 एशिया पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर कौन रहा है, तो चंद इसका शुभंकर रहा है। और इसके अलावा चंद जो है शुभंकर जो है किसी से प्रेरित है, तो राष्ट्रीय पशु बाघ तथा मेजर ध्यानचंद जी से शुभंकर चंद जो है वो प्रेरित रहा है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। और भारत ने इस बार ये चौथा एशिया कप जीता था, भारत का यह चौथा एशिया कप था, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं आप। भारत ने दक्षिण कोरिया को इसमें हराकर 4-1 से हराकर यह चैंपियनशिप अपने नाम किया, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इस खेल का जो आयोजन है वो राजगीर, बिहार के राजगीर में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का 56वां टाइगर रिजर्व से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है यह टाइगर रिजर्व 2800 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तार के कारण देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, यह गलत है। रिजर्व होगा, यह गलत है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। केवल कथन 1 जो है ये सही है। कथन 2 क्यों गलत है, चलिए इसकी जांच करते हैं। तो दूसरा कथन है यह टाइगर रिजर्व 2800 वर्ग किलोमीटर अधिक विस्तार के साथ, 2800 वर्ग किलोमीटर इसका से अधिक विस्तार तो है ही, लेकिन यह देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नहीं होगा बल्कि यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, इसलिए कथन 2 जो है वो गलत है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% महिलाएं देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% महिलाएं देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर हैं, तो यह ILO के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 50% महिलाएं देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर हैं, विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 2024 में दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाने वाली नई सेवा कौन सी है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, वर्ष 2024 में दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों द्वारा चलाई जाने वाली नई सेवा कौन सी है, तो इस सेवा का नाम है सी राइड्स, इस सेवा का नाम है, विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कंपनी को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 1 मिनट किस कंपनी को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, तो यह कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रीन वेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस महिला को गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, किस महिला को गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो यह नीना गुप्ता जी को गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें
करें गणित के नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार 2 पुरस्कारों को कहा जाता है। पहला एबल पुरस्कार है और दूसरा फील्ड्स मेडल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगर बात करें एबल पुरस्कार की तो नॉर्वे के राजा द्वारा उत्कृष्ट गणितज्ञों को यह पुरस्कार दिया जाता है और वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को दिया गया है। वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा जी को दिया गया है। वहीं पर अगर बात करें फील्ड्स मेडल पुरस्कार की तो यह अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा गणित में प्रमुख योगदान देने वाले युवा गणित शोधकर्ताओं को दिया जाता है। तो वर्ष 2025 का फील्ड मेडल का पुरस्कार अभी घोषित नहीं हुआ है। यह प्रत्येक 4 साल पर यह अवार्ड दिया जाता है और अगला जो अवार्ड है वर्ष 2026 में दिया जाएगा। तो फील्ड मेडल्स 2025 का कोई अभी अवार्ड नहीं है, ये 2026 में दिया जाएगा। और एबल पुरस्कार 2025 का एबल पुरस्कार जापान के गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को दिया गया है और गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2024 नीना गुप्ता जी को दिया गया है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-N2 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया, यह कथन सही है। दूसरा कथन है इस उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है इससे हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी, यह कथन भी सही है। तो इसमें असत्य कथन पूछा गया, तो इसमें कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो इनका नाम बताना है। इनका नाम है सूर्यकांत जी को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती यानी 76 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? कितने किलोग्राम वर्ग का है ये? तो 76 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है। और कौन सा चैंपियनशिप है? विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो रितिका हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीता है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट प्रदान कर दी है? किस सरकार ने प्रदान किया? तो तेलंगाना सरकार ने नवंबर 2024 में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट प्रदान की है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया था, यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है यह सम्मेलन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहाँ किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहाँ किया गया है? तो यह उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो वर्ष 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्यों को देखें तो इसके साथ ही भारत का लक्ष्य 2035 तक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का है, 2035 तक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का है तथा वर्ष 2040 तक चांद पर कदम रखने का भारत का अपना यह लक्ष्य तय किया गया है। तो विकल्प डी जो है फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 2028 तक शुक्रयान मिशन 1 को प्रक्षेपित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, IPL नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला से है। वैभव सूर्यवंशी जी का संबंध जो है बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला से है। इसके अलावा कुछ और बात कर लें तो वर्ष 2025 में जो IPL खेला गया, वर्ष 2025 का IPL ये 18वां संस्करण था इस बार का। और 18वें संस्करण का विजेता की बात कर लें तो सबसे पहले ये फाइनल मैच हुआ कहाँ था? IPL 2025 के 18वें संस्करण का जो फाइनल मैच था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसके फाइनल का आयोजन हुआ था। और किस किस टीम के बीच में इसका आयोजन था? तो यह RCB अर्थात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। प्रायोजक कौन था इसका? तो टाटा इसका प्रायोजक था। सर्वाधिक रन अगर देखा जाए पूरे IPL 2025 IPL में सर्वाधिक रन किसने बनाया है? तो साई सुदर्शन जी ने सर्वाधिक रन बनाया, जिसके लिए उन्हें ऑरेंज कैप भी दिया गया था। सर्वाधिक विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया था, जिसके लिए इनको पर्पल कैप दिया गया था। अगर बात करें प्लेयर ऑफ द फाइनल की तो कुणाल पांड्या प्लेयर ऑफ द फाइनल रहे हैं। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो साई सुदर्शन
इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प ए, बिहार से वैभव सूर्यवंशी संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हीनरिच फाउंडेशन एवं आईएमडी हीनरिच फाउंडेशन एवं आईएमडी द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन सा देश लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पे रहा है? तो इसमें न्यूजीलैंड लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पे रहा है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अग्नियुद्ध 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच किया जाता है? तो भारतीय सेना और सिंगापुर के बीच में यह अभ्यास किया जाता है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉर्च्यून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, फॉर्च्यून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान इसमें एलन मस्क को मिला है। और वहीं पर अगर बात करें भारत के कोई उद्योगपति इस सूची में शामिल है कि नहीं, तो मुकेश अंबानी को इस सूची में 12वां स्थान मिला है। अर्थात पूरे विश्व में 12वें स्थान पर, सबसे धनी व्यक्तियों में 12वें स्थान पर मुकेश अंबानी है, पहले स्थान पर एलन मस्क है। ठीक है, तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संपन्न चुनाव में किस पार्टी की करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में संपन्न चुनाव में किस पार्टी की करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है? तो कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक ने किस पार्टी की करारी हार? कंजर्वेटिव पार्टी की हार हुई थी यहाँ पे, जिसके बाद से ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अब ये देख सकते हैं कि वर्तमान में यूके के प्रधानमंत्री कौन है? तो कीर स्टारमर ये वर्तमान में यूके के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार बने हैं। और बात करें 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इनका नाम था राजीव कुमार। राजीव कुमार जी 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अभी वर्तमान में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। और इन्होंने अपना कार्यभार कब से संभाला है? तो इन्होंने 19 फरवरी 2025 से अपना कार्यभार संभाला है। तो विकल्प ए जो है कंजर्वेटिव पार्टी के हार के बाद ऋषि सुनक ने अपना इस्तीफा दे दिया। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ की गई है? तो यह नीलामी जो है पेरिस में की गई है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है? तो स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? कौन सा वीजा कार्यक्रम है? तो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को किसने बंद करने की घोषणा की है? तो यह कनाडा ने बंद करने की घोषणा की है। इसको विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के रक्षा निर्यात में कौन सा देश प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है? तो अर्मेनिया प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, भारत के रक्षा निर्यात में कौन सा देश प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है? तो ये अर्मेनिया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। इसका आयोजन रूस में किया जा रहा है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है, इसमें 40 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट शामिल होते हैं। यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है, इसमें IIT पटना के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभिनय कुमार सिंह भी शामिल हुए हैं। यह कथन भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है? तो यह जापान के द्वारा विकसित किया गया। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने हैं? इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, वाल्डेसी उर्किजा ये इंटरपोल के नए महासचिव बने हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। चलिए एक एक करके कथनों को देखते हैं। पहला कथन है, नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 1995 में किया गया था। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है, न्यायाधीश सूर्यकांत को नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है, यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करता है। यह कथन भी
बिल्कुल सही है। इस प्रकार से विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश किया है? तो भारत ने किस वर्ष के लिए? वर्ष 2036 के लिए। वर्ष 2036 के लिए विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत ने वर्ष 2036 के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करना है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो हरमनप्रीत सिंह रहे हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश रहे हैं। यह कथन भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है, इसका आयोजन दुबई में हुआ था। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 सत्य हैं। कथन 3 क्यों असत्य है? क्योंकि इसका आयोजन जो है दुबई में नहीं बल्कि ओमान के मस्कट शहर में इसका आयोजन किया गया था। ओमान के मस्कट में इसका आयोजन किया गया था, इसलिए कथन 3 जो है गलत है और विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केवल कथन 1 और 2 सत्य है। अगला प्रश्न है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है रेचल गुप्ता। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बैलेन डी ओर पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, पुरुष वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर रेडी को बैलेन डी ओ पुरस्कार 2024 दिया गया। कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है, महिला वर्ग में स्पेन के मिडफील्डर इताना बुनमाती जी को बैलेन डी ओर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह कथन भी सही है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें बैलेन डी ओर पुरस्कार की, तो बैलेन डी ओर पुरस्कार फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार है, जिसे फ्रांस फुटबॉल पत्रिका द्वारा प्रतिवर्ष दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। इन कथनों को एक बार फिर से आप सुन लीजिए, बैलेन डी ओर पुरस्कार फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार है, जिसे फ्रांस फुटबॉल पत्रिका के द्वारा प्रतिवर्ष दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह स्मृति मंधाना जी बनी है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्ड पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है या किस फिल्म को मिला है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये टॉक्सिक फिल्म को मिला है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब दिविथ रेड्डी जी ने जीता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दिविथ रेड्डी जी ने अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों के बारे में यहाँ पे 3 कथन दिया गया है। पहला कथन है, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है, प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना तथा पट्टापुर VS थाना उड़ीसा रहा है। यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है, देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना राजीव नगर थाना पटना को चुना गया है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, डेविस कप का खिताब किस देश ने नीदरलैंड को हराकर जीता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, डेविस कप का खिताब किस देश ने नीदरलैंड को हराकर जीता है? तो यह खिताब जो है इटली ने नीदरलैंड को हराकर जीता है। बात करें डेनिस कप की, तो डेनिस कप का संबंध टेनिस खेल से है। ठीक है, डेनिस कप का संबंध टेनिस खेल से है और डेविस कप का खिताब इस बार नीदरलैंड को हराकर इटली ने जीता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कहां किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कहां किया गया है? तो यह सोनीपत में किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न देखते हैं, दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा किस कंपनी को मिला है? तो यह हिंडाल्को कंपनी जो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मिला है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो संबंधित अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस सीरीज के दूसरे प्रैक्टिस अर्थात 15वें प्रैक्टिस सेट में कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।